सो लास्ट लेक्चर में हमने फिनिश किया था, यहाँ पे क्लास क्लोज किया था। वर्क एनर्जी थ्योरम पे डेल्टा के इक्वल टू वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। That means summation of work done by force 1 plus work done by force 2 plus so on. है ना? और एक सवाल करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस्ड एक सवाल ले रहे हैं बच्चों, अच्छा सा सवाल है, इस कॉन्सेप्ट को समझना। एक इंक्लाइन प्लेन है और थोड़ा सा आसान सा सवाल देता हूँ। इंक्लिनेशन दे दिया 30 डिग्री 37 डिग्री, अच्छा सा वैल्यू आता है इसलिए। ये लेंथ दे दिया सपोज 3.7 मीटर, और अभी म्यू इक्वल टू दे दिया 0। मास m दे दिया लेट्स 5 kg। If block is released from rest, डायग्राम तुम भी ड्रॉ कर लो। And it is found that there is a maximum compression in the spring is 30 centimeter. Then find K, the spring constant of this spring. Initially, it is in natural length. ठीक है? G का वैल्यू जो लेना है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। मैं नहीं बोलूं तो मेरे सारे सवाल में यही लेना। वैसे इसको कैसे सॉल्व करें?
जो एमआर बैच वाले होंगे वो तो पोटेंशियल एनर्जी भी जानते हैं, बट अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ाया है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से इसे करना है। तो दिस इज इनिशियल सिचुएशन, और जब ये मैक्सिमम कंप्रेस्ड है उसके बीच में हम क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। So applying work energy theorem between initial point and at maximum compression। एकदम ध्यान से सुनना, जिस समय मैक्सिमम कंप्रेस रहेगा उस समय ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा? 0। ज्ञानेश्वरी ये क्लियर है क्या? एट मैक्सिमम कंप्रेशन ब्लॉक का वेलोसिटी 0। और आज तो बहुत कम बच्चे आए हैं, लोएस्ट अटेंडेंस है आज, क्योंकि जब तक ब्लॉक का वेलोसिटी होगा तब तक तो ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगा, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 है। सो हम लोग यूज करते हैं कॉन्सेप्ट डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल भी 0। सीखने वाली चीज यही है, एट मैक्सिमम कंप्रेशन वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विल बी 0। ये इसका 90% हो गया सवाल का। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, बताओ अभी ब्लॉक पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? यहां से यहां तक के मोशंस में एक लग रहा है mg, एक लग रहा है नॉर्मल, और कुछ दूर के लिए स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। चैतन्य यहां तक क्लियर? हाँ सर। अब बताना, mg का डायरेक्शन है इधर बच्चों, और डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है। सो यहां से यहां तक के लिए बहुत अच्छा डेटा दिया हूं, 3.7 प्लस 30 सेंटीमीटर मतलब 4 मीटर। तो हमने ऐसे कहा था, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय mg में लिखूं क्या? mg फोर्स इनटू इसका कंपोनेंट, तो कितना होता है बच्चों इसका कंपोनेंट? ये 37 mg साइन 37, mg का यही कंपोनेंट वर्क कर रहा है, ये कंपोनेंट नहीं कर रहा है। mg साइन 37 इंटू 4 मीटर चला है। वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, दिशा बताएगी। दिशा तुम बताओगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सो वर्क डन बाय नॉर्मल 0, कुछ बच्चों ने जवाब दिया, कुछ बच्चे चाय पीने चले गए हैं। दर्शिता एंड और कौन कौन सा है, मैं सबका नाम याद रखता हूँ। स्प्रिंग फोर्स लास्ट क्लास में डिराइव किया था, -12 kx²। एक्स कितना हो जाएगा? 30 पुट करूं या 0.3 पुट करूं? 0.3 0.3 है ना। सो यहां से लिख लेते हैं mg 5g sin 37 इज 3/5 इंटू 4। देखना ये पॉजिटिव वर्क किया है और ये माइनस है, तो इसको इधर लेके आ गए, दैट इज इक्वल टू हाफ k इंटू 0.3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, 12, ये 120, ये 2 और गया, डिवाइड बाय 0.3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू k। k का यूनिट पता है क्या होता है?
न्यूटन पर मीटर, तो जाएगा 120 इंटू 2/9 इंटू 1000 न्यूटन पर मीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 24 8/3 हो जाएगा, ये 3 से कट गया, 8/3 इंटू ये किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चों। किलो का मतलब होता है 10⁻3। ये स्मॉल के है, ये कैपिटल के है, या नहीं तो किलो छोड़ दो तो 10⁻3। दिस इज योर आंसर। अब इसी सवाल में मैं क्या करता हूं, म्यू देता हूं। पिछले सवाल में लिखो, लिखो इफ म्यू इज इक्वल टू 0.3, वही बाकी सारा डेटा सेम लिखो। म्यू इज इक्वल टू 0. कितना बोला, 0.3 ले लो, और बाकी सब डेटा सेम है। अब निकालो व्हाट विल बी द स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब 30 सेंटीमीटर ही कंप्रेस किया है। एवरीथिंग विल बी सेम। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए ना। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। बच्चों इस सवाल में मैं थोड़ा सा वेरिएशंस लाया कि यहाँ पे पिछले सवाल में स्मूथ दिया था, इस समय 0.3 दे दिया म्यू, एंड ऑल अदर डेटा आर सेम। इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, maximum compression in the spring is found to be 30 centimeter, then find K. तो फिर से क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। रोहन क्या कर सकते हो ये सवाल, टाइम दूं क्या करने के लिए? हाँ सर, बस 1 मिनट और। ठीक है, चलो अब मैं 1 मिनट टाइम दिया। चलो इस सवाल में बच्चों फिर से वही करना है, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज, सेम कॉन्सेप्ट। और ये ना टफ लेवल का है, मेडिकल से बहुत ज्यादा लेवल का है, बट अगर तू समझ लिए तो मेडिकल के सवाल तो ऐसे ही चुटकियों में कर दोगे। Initial velocity 0, final velocity भी 0 at maximum compression. So kinetic energy final 0, initial 0. Work done by all forces में work done by mg plus work done by n plus work done by spring plus work done by friction दिया जाएगा। वर्क डन बाय mg अभी अभी बताया था, mg का कंपोनेंट along displacement mg sin 37 into displacement 3.7 plus 0.3 4 meter, work done by normal 0 plus work done by spring minus half kx square, ये पता है तुझे, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। बच्चों ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू mg cos 37। cos 37, बहुत बढ़िया, म्यू इंटू एन, काइनेटिक है इसलिए, और डिस्प्लेसमेंट इसका भी 4 मीटर है ना। सो ये सारा वैल्यूज पता है, x का वैल्यू 0.3, एवरीथिंग इज नोन, k निकल जाएगा। तो मैं अब सॉल्व नहीं कर रहा हूं, k यू कैन फाइंड। So next concept is potential energy. अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं,
कि एक ब्लॉक है और ये ब्लॉक अभी इतने हाइट पे है, अगर इसको छोड़ दिया तो ये नीचे जाता है और कुछ वेलोसिटी से हिट किया। अगर मैं इसको थोड़ा और ऊपर से छोड़ूं तो ये जब नीचे स्ट्राइक करेगा तो इसके पास और ज्यादा वेलोसिटी होगा और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। मतलब अभी इसके पास वर्क करने का, इसके पास कह सकते हैं कि सर्टेन वे में, हिडन वे में सम एनर्जी है जो नीचे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है नीचे जाके, जब नीचे स्ट्राइक किया तो। और ऊपर है तो इसके पास वो टाइप का एनर्जी स्टोर और ज्यादा है। या एग्जांपल लें, इसे हाइड्रो पावर का अगर कॉन्सेप्ट डिस्कस करें तो जो वाटर पहाड़ पे जमा होता है हाइट पे, उसी को यूज करते हैं टू कन्वर्ट, उसमें कुछ स्टोर्ड एनर्जी जिसको हम लोग ऐसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, जो नीचे आता है, पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और बाद में उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जो ग्राउंड पे वाटर, उससे हम लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं हाइड्रो पावर, जो ऊपर है, मतलब उसको एक सर्टेन वे में एनर्जी स्टोर है। या इसी को और एक तरीके से समझते हैं कि एक बॉल है, इसको हमें कुछ दिया वेलोसिटी v नॉट, इट गोज अप एंड देन यू विल फाइंड दैट इसका वेलोसिटी जो v होगा वो डिक्रीज होगा और फाइनली एक पॉइंट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। सो इट सीम्स लाइक दैट कि ये काइनेटिक एनर्जी इसका डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है, और यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गया। इट सीम्स लाइक दैट कि एनर्जी लॉस हो रहा है, बट उसके बाद तुम देखोगे कि ये वापस आता है, फिर देखोगे काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, तो एनर्जी इसको वापस मिल गया। मतलब कह सकते हैं कि एनर्जी एक्चुअली में लॉस नहीं हुआ है, एनर्जी किसी फॉर्म में स्टोर हुआ और वहां से मुझे रिवर्ट बैक मिल सकता है, वो रिवर्ट बैक दे देता है। तो जिस फॉर्म में स्टोर हुआ है, जिस वे में स्टोर हुआ, उसी में कहेंगे कि उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ। मतलब यहां से अगर थ्रू के यहां पहुंच गया तो इसका भी काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, बट इसके पास सम एनर्जी है जो हमें रिवर्ट बैक मिल सकता है। मतलब कहते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन में इसके पास वर्क करने की कैपेसिटी है, इसके पास एनर्जी स्टोर्ड है। या सेम वे में कहते हैं, जैसे तुम अभी रबड़ ले लो, रबड़ को ऐसे पुल कर लो, और बचपन में तुम लोग क्या करते थे, रबड़ को ऐसे छोड़ते थे, दूसरे जो तुम्हारे फ्रेंड होते थे उसके हाथ में चोट लगती थी। तो जब आप पुल किए हो तो एक्चुअली उसमें उस कॉन्फ़िगरेशंस के कारण उसमें एक टाइप का एक पोटेंशियल स्टोर्ड है, पोटेंशियल है उसमें वर्क करने का, कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड है। सिमिलरली एक मान लो आयरन का रॉड लो, थोड़ा सा बेंड करके रखो तो उसमें एक एनर्जी स्टोर है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है, तुम लोग समझदार हो, जानते हो। अब हम बात करते थे, यहाँ पे जो कर रहे थे बात, इस बॉल को थ्रो किया, अब इस बॉल का स्पीड क्यों कम हो रहा है, यू नो दैट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी फोर्स mg। तो जो हम कह रहे हैं कि इसका एनर्जी लॉस हो रहा है, वो एग्जैक्टली इसके कारण हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी लॉस, बट वो रिवर्ट बैक मिल सकता है, मतलब इसने लॉस कराया बट ये दे सकता है। तो जो हम पोटेंशियल की बात करें तो हर पोटेंशियल में उसके साथ एक अटैच्ड फोर्स होगा, कोई भी पोटेंशियल जो होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक फोर्स एसोसिएटेड है, या कह सकते हैं फोर्स जो एसोसिएटेड है उसी के कारण हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। जैसे रबर का फोर्स इलास्टिक फोर्स रहता है, स्प्रिंग में इलास्टिक केक्स का फोर्स जो लगता है, ठीक है। Potential energy will be defined corresponding to some force, लेकिन क्या सारे फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। mg वाले फोर्स में देखते हैं हम, सुनना बच्चों एकदम से ध्यान से, जब ये बॉल ऊपर जा रहा था तो mg was doing नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क मतलब इसको डिसलेट करा रहा था और इसके काइनेटिक एनर्जी को लॉस करा रहा था और ये 0 हो गया था काइनेटिक एनर्जी। बाद में ये mg नीचे आ रहा था तो अब पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तो वो एनर्जी दे रहा है, उसको एक्सलेट करा रहा है,
मतलब यहां से चला और फिर गया, पहले mg ने निगेटिव किया फिर वापस आ रहा है तो पॉजिटिव किया, एंड यू विल फाइंड दैट mg ने टोटल वर्क डन 0 किया है, पहले पॉजिटिव निगेटिव और बाद में उतना ही पॉजिटिव, है ना। इसलिए इसको नेट काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुआ, अगर ये लॉस का आता तो बाद में दे दिया। मतलब कहते हैं कि mg अगर कभी वो इसके एनर्जी को फुल किया तो कभी वापस भी दे रहा है, उतना ही दे रहा है, इसलिए इस फोर्स को बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्व रखा, लॉस नहीं कराया इफेक्टिव। लेकिन मैं बात करता हूं फ्रिक्शन की, इसको वेलोसिटी v नॉट दे दिया और ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंच गया, तुम देखो इसका वेलोसिटी फाइनली 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? बिकॉज फ्रिक्शन ने इधर वर्क फोर्स लगाया है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, वर्क निगेटिव किया है, डिस्लेट का यार फाइनली 0 हुआ। क्या ये ब्लॉक खुद से वापस आता है? क्या फिर से यहाँ पे आ सकता है? क्या नहीं आ सकता है, नहीं आता है खुद से। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन ने काइनेटिक एनर्जी को लॉस करा दिया और फिर से वो वापस नहीं दे रहा है। मतलब फ्रिक्शन जो है उस एनर्जी को कंजर्व नहीं रखा है, फ्रिक्शन ने काइनेटिक एनर्जी को लॉस करा दिया। अगर किसी ने सपोज ये ऐसे गया तो फ्रिक्शन ने निगेटिव वर्क किया, जब हम वापस ला रहे हैं व्हेन वी आर ब्रिंगिंग द ब्लॉक इन दिस वे, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है और फिर से निगेटिव ही कर रहा है। मतलब यहां से चले और फिर वापस आए तो राउंड ट्रिप में फ्रिक्शंस का टोटल वर्क डन 0 नहीं है, लेकिन इस केस में टोटल वर्क डन 0 है। तो मैं डिफाइन करता हूं कंजर्वेटिव फोर्स। अब एग्जांपल के साथ समझाया, दिस mg इज कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन इज नॉट कंजर्वेटिव। व्हाट इज द डेफिनेशन कंजर्वेटिव फोर्स का? समझने को कहेंगे जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर्ड रह सकता है, या भी मैं लिख रहा हूं वर्क डन इन कोई भी राउंड ट्रिप लें, इन एनी राउंड ट्रिप will be 0। और अब आगे बताता हूं पोटेंशियल एनर्जी potential energy are defined for, आर लिखें या इज लिखें? potential energy is defined for conservative forces। जो फोर्स कंजर्वेटिव होगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जाएगा। यहां तक लिख लो। देखो कुछ अंकित को अभी नींद खुली है। अंकित मापची कहां थे तुम? चलो हम लोग अभी कंजर्वेटिव फोर्स कैसे डिफाइन किया बच्चों, कि कंजर्वेटिव फोर्स अगर है तो उसके कारण राउंड ट्रिप में जहां से चले वहीं वापस आएंगे तो उसके कारण वर्क डन 0 होगा, कोई भी राउंड ट्रिप लेंगे। सो mg इज कंजर्वेटिव फोर्स। बट अगर राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 नहीं हो रहा है, अलग अलग पाथ राउंड ट्रिप का लेंगे, अलग वर्क डन होगा, तो वैसे फोर्स को बोलेंगे नॉन कंजर्वेटिव। और एग्जांपल लिया एक फ्रिक्शन का, और यही 2-3 एग्जांपल ही पूरे इस चैप्टर में आएगा, बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ डेफिनेशन हमने अभी लिख लिया। अभी जो राउंड ट्रिप में वर्क डन 0 है उसको दूसरे तरीके से भी स्टेट करते हैं। अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है, सपोज एक पॉइंट ए से हम चले, कोई ब्लॉक को ले गए
और एक दूसरे पॉइंट बी तक ले गए, और सुनना, मैं सपोज ये ए से बी तक इस पाथ में गया और बी से फिर वापस ए पे आ गया इस पाथ में, तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए सी बी पाथ में क्या हो जाएगा, प्लस वर्क डन इन बी डी ए। देखो ये हो गया वर्क डन इन राउंड ट्रिप, वर्क डन इन राउंड ट्रिप ए सी बी डी ए। इसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूं, ए सी बी प्लस बी डी ए, और ये है 0। तो वर्क डन इन ए सी बी इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, वर्क डन निगेटिव ऑफ वर्क डन इन बी डी ए, इसको इधर लेके चले गए, और बी डी ए माइनस साइन है तो इसको लिख सकते हैं वर्क डन इन, उल्टा कर दो, यहां से आने की जगह पे ऐसे कर दो, उल्टा हो जाएगा, माइन ए डी बी। अब देखो इससे मैं क्या प्रूफ किया, यहां से यहां जाने का, ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ, दोनों में वर्क डन सेम होगा। मतलब मैं अब बात कर रहा हूं कि ये तो कोई भी पाथ ले सकते हैं, तो दिस इज ए, दिस इज बी, कोई ऐसे जाएगा या कोई ऐसे जाएगा या कोई ऐसे घूम के जाए, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। अगर कोई फोर्स कंजर्वेटिव है तो जो स्टेटमेंट दिया कि वर्क डन इन राउंड ट्रिप विल बी 0, वर्क डन इन राउंड ट्रिप विल बी 0, उसी को हमने ऐसे लिखा कि वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी will be path independent. Work done in one path is equal to work done in two path is equal to work done in three path. तो बात समझ में आ गई? वर्क डन इन राउंड ट्रिप 0 को ही हम दूसरे तरीके से ये ऐसे भी बोल सकते हैं, तो ये लिख लेना। आ गई? छोटा सा एग्जांपल फिर से ले लिया कि mg इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, दो पॉइंट हमने लिया, एक ब्लॉक को मैं ऐसे लाया, ऐसे ऐसे ले गया, या ब्लॉक को मैं ऐसे ले जाऊं, या ब्लॉक को मैं ऐसे ले जाऊं, mg will do equal work in all path. Work done by mg in path 1 is equal to work done by mg in path 2 equal to work done by mg in path 3, and this will be equal to, कोई एक पाथ लेता हूं, यहां से आके वर्क डन प्लस mgh 0। नेक्स्ट थ्योरी स्टार्ट कर रहा हूं। Definition of potential energy. ये स्टेटमेंट पूरा नोटबुक में लिखना। देखो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस कर रहा हूं। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड फॉर, ऐसे डिफाइन करता है, du इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब अगर कोई फोर्स Fc है, Fc डॉट dr यह हो जाएगा वर्क डन और निगेटिव। और अगर टोटल चेंज अगर बताना है, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गया, ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखा, कोई पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट दिस। du का इंटीग्रेशन हो जाएगा डेल्टा u डेल्टा u का मतलब होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आई होप कि यहां तक लिख ली होगे। पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख लिया। और बच्चों ये वर्क पावर एनर्जी के चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बड़ा रोल है, और इससे क्या होगा, ऐसे समझेंगे तो हमें सवाल बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं बात करता हूं, पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होगा ना बच्चों, वो हमेशा सिस्टम के लिए होगा। हालांकि ये लिखा नहीं है, लिख लेना, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, ये कर देना। हालांकि नहीं बोलूं तो देखो मैंने लिखा है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स तो तभी लिखेंगे ना जब सिस्टम लेंगे, एक से ज्यादा बॉडी होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अभी ले रहा हूं मैं, एक ब्लॉक है m मास का और अर्थ, ब्लॉक एंड अर्थ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है हमें। तो इस पे mg का फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है। ये फोर्स कैसा होगा, इंटरनल होगा। अब ये यहां पे ब्लॉक है, कोई ये इनिशियल सिचुएशन है, ब्लॉक वाले यहां था, इसको ऊपर ले गया, ऊपर ले गया और यहां तक ले गया, ये फाइनल पोजीशन, हाइट h ले गया। सो इस पोजीशन से इस पोजीशन के लिए हमें डेल्टा u निकालना है। मैं लिखूंगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg। डेल्टा u का मतलब uf माइनस ui, सारे बच्चे ध्यान से देखना, ये वाला माइनस mg के कारण वर्क डन mgh या माइनस mgh, बताओ। mg नीचे माइनस, डिस्प्लेसमेंट ऊपर माइनस, तो ये माइनस डेफिनेशन वाला और ये वर्क डन वाला माइनस, ये दोनों मिलकर हो गया प्लस। सो uf माइनस ui आ गया प्लस mgh। आ गई बात समझ में? अब देखना, इस कॉन्फ़िगरेशंस का पोटेंशियल एनर्जी जब ब्लॉक को यहां लगे तब जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये दोनों का डिफरेंस मुझे पता चल गया। लेकिन अगर मैं पूछूं व्हाट इज ui, कहोगे सर नहीं पता। व्हाट इज uf, नहीं पता। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशंस व्हाट वी कैन फाइंड, दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं। ठीक है ना? लेकिन अब ऐसे सवाल में अगर मैं कहूं कि चलो एक काम करते हैं, हम रेफरेंस ले लेते हैं कहीं पे,
जैसे कह दिया कि इस पॉइंट को हम रेफरेंस लेते हैं कि जीरो पोटेंशियल एनर्जी है. So if we take this as a reference as ui is equal to 0, इस कॉन्फ़िगरेशंस को 0 ले लिया तो इस कॉन्फ़िगरेशंस का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh. तो एकदम कॉन्सेंट्रेट करना है, यहाँ पे स्लोली चल रहा हूं. अगर मैंने यहाँ पे रेफरेंस ले लिया एज ए जीरो पोटेंशियल एनर्जी, तो ब्लॉक यहां से h हाइट ऊपर है. अगर यहाँ पे तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कहेंगे यहाँ पे प्लस mgh. अब कोई कहेगा सर आप ना एक काम करो कि यहाँ पे जीरो नहीं लो, यहाँ पे ले लो जीरो. तो मैं देखो दूसरे कलर से लिख रहा हूं, रेड कलर से. कोई कहेगा नहीं सर आप ना यहाँ पे ले लो जीरो. समझो इस बात को. इसका मतलब मैं इस एक्सप्रेशन में यूएफ को यहाँ को जीरो ले रहा हूं और यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी ui दैट इज इक्वल टू mgh. ये एक्सप्रेशन तो वैलिड है ही. सो ui आ जाएगा माइनस mgh. अगर यहाँ पे जीरो लिया तो यहाँ से h हाइट नीचे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ब्लॉक का मास mgh साइन नेगेटिव. तो ये जो अभी थ्योरी 2 मिनट का डिस्कस किया उसका कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं और देखना एकदम दिल से समझ में आया कि नहीं तुम लोगों को. अगर कहीं पे मैं रेफरेंस ले लेता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो का कोई लेवल पे, और यहां से अगर कोई ब्लॉक m1 मास का है और ये डिस्टेंस h1 ऊपर है रेफरेंस लेवल से, तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी बोलूंगा प्लस m1gh1. अगर कोई ब्लॉक रेफरेंस लेवल से h2 हाइट नीचे है, m2 मास है, तो इस ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा मास m2gh2. सही लिखा या कुछ और लिखूं? नेगेटिव. रेफरेंस लेवल से नीचे है इसलिए माइनस mgh. क्या इसका कंक्लूजन ये लिख सकते हैं? ui equals to minus g. तो एक बार और रिपीट कर देता हूं. सबसे पहली बात ये कि हमने पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया था अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम का है एक्चुअली भाई, बट रफली ये बहुत बड़ा लैंग्वेज होता है अर्थ प्लस ब्लॉक सिस्टम. क्योंकि अर्थ में तो कोई चेंज नहीं आता, ब्लॉक को मैं ऊपर नीचे करूं अर्थ के पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, तो अर्थ कांस्टेंट है. तो रफली हम लोग यूज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस ब्लॉक, बट ये गलत है. जैसे चैतन्य को लोग बहुत सारे बहुत बच्चे कुछ और नाम से बुलाते हैं, चैतन्य भी समझ जाता है, लेकिन वो नाम नहीं सही है. वैसे हम लोग बोलते क्या है चैतन्य, ऐसा है क्या? पता नहीं, रोहन को ही पता होगा. चलो हम लोग बोलते हैं ब्लॉक का पोटेंशियल एनर्जी. तो जहां पे हम रेफरेंस लिए हैं वहां से h हाइट ऊपर अगर कोई ब्लॉक तो उसका पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh, और अगर h हाइट नीचे है तो माइनस mgh. दिस इज द कंक्लूजन. तो एक छोटा सा सवाल ले रहा हूं अब मैं.
अगर मैं कहूं कि ये सिस्टम लिया, 2 बॉल है प्लस अर्थ सिस्टम, 2 ब्लॉक और अर्थ सिस्टम, और अर्थ को बार बार मैं बोलूंगा नहीं, तो रफली बोलूंगा 2 ब्लॉक सिस्टम, अर्थ इंक्लूडेड है। अगर इस लेवल के पोटेंशियल एनर्जी को 0 लिया है, और एक और चीज बताता हूं, अगर यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगा, ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे। कहोगे सर व्हाई? मैं कहूंगा कि ब्लॉक को मैंने इधर डिस्प्लेस किया, फोर्स किधर लग रहा है mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल, वर्क डन बाय mg 0, जो वर्क डन 0 तो डेल्टा यू 0, मतलब ये सारे सेम पोटेंशियल पे, ये सारे सेम पोटेंशियल पे, ये सारे सेम पोटेंशियल पे। तो मुझे लगता है कि आज जितने बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये सारे बच्चे ये बता सकते हैं, ये सारे बच्चे ये बता सकते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। ये ब्लॉक का हो जाएगा प्लस mgh, इस ब्लॉक का हो जाएगा mg इंटू 2h। सही लिखा क्या? अब ये हो गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, कहीं रेफरेंस लिया उसके बाद बता रहा हूं। कोई कहेगा सर क्या हम इस लेवल को 0 पोटेंशियल एनर्जी ले सकते हैं? मैं कहूंगा यस यू कैन टेक। कोई सवाल सॉल्व करना है तो यू आर फ्री टू चूज 0 पोटेंशियल एनर्जी एट एनी लेवल। अगर किसी ने यहां पे 0 लिया तो इसको रेड कलर से लिखा हूं, पहले सिर्फ समझ जाना। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0 बिकॉज वहीं पे है, और प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, यहां से ये h हाइट नीचे है, माइनस mgh। तो एक बच्चे ने इस कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी बताया दिस, एक दूसरा बच्चे ने बताया ये, और दोनों का आंसर अलग है। क्यों अलग है? बिकॉज उसने रेफरेंस लेवल अलग अलग लिया। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा बिकॉज ऑफ रेफरेंस अलग है। बट कोई अगर सवाल सॉल्व करना है जहां पे मुझे एब्सोल्यूट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, 2 कॉन्फ़िगरेशन के बीच का डिफरेंस की जरूरत होती है, और मैं स्टेटमेंट ये दे रहा हूं और तुम कंफर्म कर लेना, 2 कॉन्फ़िगरेशंस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेफरेंस फ्रेम से, रेफरेंस लेवल से इंडिपेंडेंट होगा। तुम कहीं भी रेफरेंस लोगे, 2 कॉन्फ़िगरेशंस के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम ही आएगा। सो अब किसी भी सवाल में पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, डिफरेंस लिखना है, तो यू आर फ्री टू चूज पोटेंशियल एनर्जी 0 एट एनी लेवल, जो तुम्हें कन्वीनियंट लगे उसको चूज कर लो। लेकिन अगर कोई सवाल में कह दिया है कि इस लेवल को 0 ले लो या इस लेवल को कुछ ले लो और उसके बाद बताओ, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली बताना होगा। जो मैंने बताया वो सब कुछ समझ में आया क्या? अथर्व पारेख, या फास्ट बोल दिया? नहीं देता हूं। मान लो ये अभी एक सिस्टम है बच्चों, एक 2m का ब्लॉक है, m का ब्लॉक है, ग्राउंड से ये h लेवल ऊपर है, और ये स्ट्रिंग l लेंथ का है। किसी ने कहा कि इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लो। चैतन्य, मैं बहुत छोटा सा चीज समझा रहा हूं, बेकार में मेरा टाइम जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम 0 पोटेंशियल एनर्जी लिए और पूछूंगा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ,
इनिशियल अभी क्या है, तो तुम कहोगे सर इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा 2m GH प्लस इसका अब मैं बाद में कहूं कि ये ब्लॉक ना नीचे आ गया, छोड़ दिया तो ये नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अगर ये H हाइट नीचे आ जाए ये H हाइट ऊपर चला जाएगा। तो ये मान लो कि ग्राउंड को जब हिट करा उस समय पोटेंशियल एनर्जी पूछूं U2 UF, तो तुम कहोगे सर इसका तो ग्राउंड पे आ गया तो इसका हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा mg इंटू कितना 2h, मैं बोलूंगा ui uf माइनस ui कितना है, uf माइनस ui कर लो तो ये चेक करो ये माइनस mgh आ जाएगा। केस 2 में रेड कलर से ले रहा हूं, केस 2 में कहोगे कि नहीं सर मुझे ना यहां पर रेफरेंस लेना है 0, चैतन्य ने कहा सर मुझे यहां पे लेना रेफरेंस, ठीक है। केस 2 में अकॉर्डिंग टू केस 2 व्हाट इज ui, रेफरेंस लेवल से ये नीचे है, कितना नीचे है 2mgl हाइट नीचे है तो माइनस, दूसरा भी है माइनस mgl uf, ये नीचे आ गया तो माइनस 2mg मतलब mg और ये है l प्लस h हाइट नीचे हो गया माइनस ये h हाइट ऊपर चला गया तो ये कितना हाइट नीचे है L माइनस H। L माइनस h है तो ये हो गया फाइनल। यहां भी देखो ui इसका कुछ है इसका ui कुछ है, इसका uf देखोगे तो इसका कुछ और इसका कुछ और, लेकिन uf माइनस ui करोगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, यू कैन चेक इट। तो अभी स्टेटमेंट में फिर से दोहरा रहा हूं कि अगर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, दो कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ कि किस पॉइंट पे हम रेफरेंस ले रहे हैं जीरो पोटेंशियल एनर्जी का, या रेफरेंस क्या ले रहे हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी विल डिपेंड। अगर बच्चों अब मैं एक सवाल दे दूं कि ये रॉड है इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना है, इसका मास है m, लेंथ है l, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मैं ना तुझे गेस करने के लिए बोलता हूं, MB बैच MR बैच को तो सबको आंसर पता होगा, यहां पे रेफरेंस ले लेता हूं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 का, और मैं 3 ऑप्शन देता हूं, तुम बस गेस वर्क करना कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgl, एकदम सोच के बताना, टेक योर टाइम। किस पे तुम अपना बेट लगा सकते हो? सर वो प्रतीक अब करेक्ट, अंकित मार्ची करेक्ट, वेल डन वेल डन। अभी देखो सारे बच्चों ने इंटरेक्ट किया, ऐसे इंटरेक्शन चाहिए। कुछ बच्चे सबसे पहले आंसर बताए mgl, क्या ये पूरा रॉड का मास यहां से l हाइट पे है क्या, सारा मास? नहीं, मास तो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर यहाँ का मास ले तो इसका पोटेंशियल, यहाँ का मास mg इंटू यहीं पे हाइट 0 है तो 0 हो जाएगा, यहाँ का ज्यादा होगा यहाँ का कम होगा और कम होगा और कम होगा। तो अलग अलग मास का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग हाइट के कारण डिफरेंट है। तो हम ये नहीं कह सकते बिकॉज सारे मास L हाइट पे नहीं है।
हम ये भी नहीं कर सकते बिकॉज ये सारे मास जीरो हाइट पे नहीं है। अब जस्ट गेस करने के लिए कहा कि इसको अगर इस रॉड को पूछा जाए कि एक्सटेंडेड बॉडी है, इसको एक पॉइंट मास जैसा अगर मानने की कोशिश करें तो वो किस पॉइंट पे माने वो पॉइंट मास? तुम्हारा गेस वर्क सही रहेगा तो इसके सेंटर पे। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ का मतलब इस रॉड को एक पॉइंट पे यहां मान सकते हैं, और तुम गेस कर सकते हो कुछ का 0 है कुछ का L है, तो एवरेज ले लेंगे। एवरेज क्या हो जाएगा L/2। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mg इंटू L/2। इज इट करेक्ट? समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब देखते हैं अगर बात समझ में आ गई ना तो तुम लोग ना इसका आंसर जरूर दे दोगे, और जो इसका आंसर देगा मुझे बड़ा खुशी होगा। एल शेप्ड रॉड है, 2 रॉड है मिलकर के एक एल शेप्ड फ्रेम बनाया है, और अभी मैंने इसको ऐसे रखा है। कहोगे सर कैसे रहेगा? तो मान लो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया, स्ट्रिंग मासलेस ऐसे कनेक्ट करके रखा है। दिस इज द एल शेप्ड फ्रेम व्हिच इज प्लेस्ड इन दिस वे। और मैं पूछूं कि अगर यहां हमने कह दिया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0, तो इस एल शेप्ड फ्रेम find gravitational potential energy of L-shaped frame as shown in the figure. कॉन्फिडेंस के साथ आंसर बताओ क्या होगा, जैसे पिछले में बताया था तुम लोगों ने। इसका टोटल मास कितना हो गया 2mg। क्या लिखूं मैं? सॉरी 2mgl लिखूं क्या? इज इट करेक्ट आंसर? No. No. नो, क्योंकि सारा मास एल हाइट पे नहीं है। और मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को चमक रहा है क्योंकि सबने सही आंसर दिया, मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन सबने सही आंसर दिया। इसको ना मैं 2 बॉडी से बना हुआ मान सकता हूं, एक ये। एमबी बैच, मेरा कंसर्न एमबी बैच से है। एमबी बैच ध्यान देना, एमआर बैच तो कर ही लेगा। ये रॉड प्लस ये रॉड, इस रॉड का पोटेंशियल एनर्जी अभी सीखा mg कितना लिखूं L/2। क्या इसका भी mg L/2 लिखूं? नहीं। नहीं, क्योंकि इसका हर मास का हाइट तो L ही है। इसका तो सिंपली हो जाएगा mgl। तो देखो मैंने छोटा सा सवाल इतना देर लेके बताया, मुझे लगता है सबको समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों एक यूनिफॉर्म चेन है, चेन का मास है m, लेंथ है l। और ये टेबल पे रखा हुआ है जिसमें कुछ पार्ट हैंग कर रहा है। 1/3 यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 लेना है। तो अभी इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस कॉन्फ़िगरेशन में, और ये आंसर मुझे मैसेज करना है।
और सिर्फ छोटा सा बात बता बोला दो। गई बोला गई बोला गई बोला अरे ये क्या हो गया? सो मानसी सिर्फ मुझे बताओ कि ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा या पॉजिटिव?